Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, today we are going to start another important topic of organizational behavior, which is organizational change. Students, we will discuss this important topic of OB in three parts. So we will start now lecture 12 of organizational behavior, in which first we will discuss the meaning of organizational change, and then we will discuss why the change is required in an organization and what is the importance of this change in an organization, right? So let's start, students. Organizational change, what is the meaning of this particular term? It can be defined as the alteration in structure, technology or people in an organization or behavior by an organization. That means अगर किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कोई जैसे ऑल्टरेशन होता है, उस तरह से हम कंपनी का भी ऑल्टरेशन या उसमें चेंज लाते हैं. वो चेंज किन किन चीज़ों में पॉसिबिलिटी होती है चेंज की, जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हों, या फिर टेक्नोलॉजिकली अगर हम कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हों कंपनी में, या फिर हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में बदल रहे हों, या अ काइंड ऑफ behavior or the required aptitude which is required in an organization, maybe that kind of change we are expecting in the company, then it is called organizational change. It is the process in which an organization changes its structure, strategies, operational methods, technologies or organizational culture, right, to effect change within the organization. ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, कंपनी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटेजी है, मे बी हम कोई ऑपरेशन मोड ही चेंज कर रहे हों. पहले हो सकता है हम मैनुअल किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने उसके लिए मशीनरी या प्लांट लगाकर अब हम उसका ऑपरेशन मोड चेंज कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के वाइज हम कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, राइट. सो ये सारे चेंजेस क्यों लाते हैं? जस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन में और ऑब्वियसली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, for the development of the organization, we do all these kind of changes. Organizational change can be continuous or occur for distinct period of time. So it depends कि क्या requirement है, क्या ऐसे रीजंस क्रिएट हुए जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ रहा है. तो ये मे बी कंटिन्यूस प्रोसेस हो सकता है एक कंपनी में, या फिर एक हम पीरियोडिकल एक गैप के बाद हम उस चेंज को लेकर आते हैं. Now we will discuss कि why this organizational change occurs in a organization or company. सो मेजरली दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि हम मानते हैं कि इनकी वजह से हम किसी भी कंपनी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं. पहले तो फर्स्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स कुड बी द रीज़न and internal factors. When we talk about external factors, these are those factors which present outside the firm but force the firm to change or implement in a new law और रूल एक्सेट्रा. ये वो फैक्टर्स हैं. कभी ऐसा होता है कि कंपनी के बाहर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ ऐसे फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से हमें अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है, या कुछ नए कानून लाने पड़ते हैं ताकि हमारी कंपनी भी समय के साथ आगे चल पाए. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हमने एक टाइम था जिसमें कि जो बैंक्स थे वो कंप्यूटराइज होना शुरू हुए थे. जितने भी बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट हों या पब्लिक बैंक्स हों, उसमें कंप्यूटराइज, पहले सारा काम मैनुअल होता था, लोग करते थे. देन उसके बाद कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से पूरी की पूरी ब्रांच कंप्यूटर वे में टेक्नोलॉजिकली ऑपरेट होना शुरू हुई. सो दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. देन उसके बाद इंटरनल फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं दैट आर कॉज्ड or introduced inside an organization that forces a change. For example, जैसे एक वर्क प्लेस पर अगर हम ये रूल बना दें कि नो स्मोकिंग जोन बना दिया कि आप वर्क प्लेस के अंदर आप स्मोक नहीं कर सकते, या आपको बताया कि आप जो मीटिंग एरिया है, मान लीजिए कोई लंच
time है, तो priorly the all the people do their lunch on their tables. But now since from this time this rule is applied into the company कि अब आप सब एक common area में आकर this time period में, इस duration में, इस time के दौरान आकर अपना lunch करेंगे, then you will go back to your places. तो इस तरह का बदलाव हो सकता है. या फिर कंपनी में कुछ इस तरह से चेंजेस लाने की कोशिश की गई हो कि आप जो आपका सिटिंग एरिया है वहाँ पर अभी तक आप जो मैनुअली काम कर रहे थे, अब वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड तरह से काम करना है, तो उसके लिए पहले सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया कि काम अब आपको कैसे करना है. देन देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल चेंज इंट्रोड्यूस इन द कंपनी, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के साथ उनका वर्किंग मोड चेंज किया गया. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ organizational change, but the internal factor is the foremost reason for a change. Now we will discuss the importance of organizational change के क्या कितना important होता है change का होना एक organization के लिए. तो उसमें देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट. और नेचुरल सी बात है, परिवर्तन जो होता है वो बदलाव, जो भी बदलाव अब तक हमने हिस्ट्री में पीछे देखा है वो डेवलपमेंट के लिए ही किया जाता है. सो इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में भी जो चेंजेस अगर किए जाते हैं तो वो डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी अपडेटेड विद द चेंजेस. अच्छा, आपने देखा होगा कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि जो अपोलो हॉस्पिटल है, इससे पहले हमने कभी भी उसका एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न पे नहीं देखा था. बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन द मेडिकल सेक्टर, अब अपोलो जैसे बड़े ब्रांड को भी मार्केट में आकर टेलीविज़न पर और इस तरह के एडवर्टीजमेंट के कंपटीशन में आना पड़ा. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ चेंज इन द मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल. इसी तरह से वेरियस ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको इस तरह के बदलाव लगातार लाने पड़ते हैं ताकि वो मार्केट में टिक पाएँ और अपने कॉम्पिटिटर्स का सामना कर पाएँ. राइट? Now there are some points which reveals the importance of change. सबसे पहले it improves the means to satisfy the economic requirement of people. सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग होते हैं उनकी जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ये इम्प्रूव करती है. उसको कैसे करती है इम्प्रूव? इट इम्प्रूव्स द मीन्स टू सेटिस्फाई. डैट मीन्स कि जो माध्यम है जिसके माध्यम से उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं. जैसे कि अगर हम एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में चेंज लाते हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स पर हो या इकोनॉमिकल पैरामीटर्स पे हो या इंफ्रा पैरामीटर्स पे हो, डैट मीन्स कि आप उसको, अपनी कंपनी को डेवलप कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो. क्योंकि जब आप मोड चेंज करते हैं, आप मे बी आपने अपना ऑपरेशन मोड चेंज करा. पहले आपके मैनुअल जो लेबर थी वो उस प्रोडक्शन को पूरा करती थी, अब आपने उसके लिए प्लांट लगाया, कंपनी लगाई, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, तो आपकी इनकम बढ़ी, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है आपने वो बढ़ाया, बिकॉज आपका नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ. अगर हम एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब चेंजेस आते हैं, आपका काम करने का मोड बढ़ता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो आपके सैलरी पर भी उसका इंक्रीमेंट होता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका इकोनॉमिक जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है. तो ये इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. इट इन्हांसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जब नंबर ऑफ यूनिट्स, जो पहले फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस होते थे, तो अब आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो इन द सेम स्पैन ऑफ टाइम. वाई? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज और ऑपरेशनल चेंज इन द कंपनी. तो इसके वजह से क्या हुआ कि जितना प्रॉफिट आपको 100 यूनिट्स को सेल करके होता था, अब आप 1000 यूनिट्स अगर सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. इट प्रमोट्स एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग. और जो एम्प्लॉयज़ है, जब आप मैनुअल काम नहीं करते, अब आपको टेक्नोलॉजिकली परफॉर्म करना हो रहा है और आपका कहीं ना कहीं अपग्रेडमेंट हो रहा
है, आप भी तो इंडिविजुअली डेवलप हो रहे हो, तो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज़ होता है और सैलरी बढ़ने की वजह से, उनका पैकेज बढ़ने की वजह से उनका वेलबींग, उनका जो लिविंग स्टाइल है वो भी इंक्रीज़ होता है, वो भी प्रमोट होता है. तो इट इज़ गुड फॉर द एम्प्लॉयज़ टू. इट इंट्रोड्यूसेस न्यू टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसीजर्स. जब चेंजेस आते हैं तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर हुआ है किसी भी कंपनी में, तो ऑब्वियसली द न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च टू द कंपनी. और अगर कोई और पैरामीटर पे चेंज हुए हैं तो प्रोसीजर चेंजेस आते हैं, तो नई चीज़ें आती हैं कंपनी के अंदर, एक बदलाव आता है और इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिविटी की लहर आ जाती है. इट इन्हांसेस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जब आप और परफेक्शन के साथ चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, आप उसको डिलीवर करते हो, आप मोर उसमें जो आपके प्रोडक्ट का फीचर है वो अब इन्हांस हो गया है, तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा और जो आपका कस्टमर का चेन है, जो कस्टमर की कम्युनिटी है, वो भी इंक्रीज़ करेगी, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे. इट हेल्प्स टू बिल्ड अप कॉम्पिटिशन. और आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए तो ये करारा जवाब होगा ही, बिकॉज जब आपके राइवल्स देखेंगे कि यू आर मोर एफिशिएंट नाउ, यू आर मोर प्रोडक्टिव नाउ, सो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा और आपका कंपटीशन मार्केट में और स्ट्रांग हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इस इम्पॉर्टेंट टर्म का मीनिंग समझ में आया होगा. और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो कॉमर्स और मैनेजमेंट में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या नेट जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो. और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गुड बाय.